ये कि नौजवान आबादी के लिए भी जब लेबर कोड के आने का मसला, लेबर कोड के आने का मसला हो या मनरेगा के जाने का मसला हो या गिग वर्करों की हड़ताल का मसला हो, नौजवान आबादी के साथ ये मसले जुड़ते हैं, इस तर्ज पर जुड़ते हैं कि इनको जब हम लोग देखेंगे अभी चर्चा के दौरान कि इनका अंततोगत्वा जो हमला है वह रोजगार के प्रश्न पर, रोजगार के सवाल पर हमला है। इन कानूनों के बदलने के साथ जो हमला किया जा रहा है वो रोजगार के प्रश्न पर हमला है। नौजवान आबादी जो आज किसी कॉलेज में पढ़ रही है कहीं पर या जो काम कर रही है, उनके एक तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी, नए रोजगार की अपॉर्चुनिटी जो है इन कानूनों के आने की वजह से वो संकुचित होगी। दूसरा, जो लोग अभी काम रोजगार में हैं उनके रोजगार की जो स्थिरता या उनके रोजगार का जो कहते हैं कि यह है कि वो कितने देर टिक सकता है नहीं टिक सकता है, उसके ऊपर भी इस कानून के द्वारा हमला है। हम लोग बात करें भगत सिंह की बात हम लोग करते हैं। भगत सिंह ने भी अपने जमाने में ट्रेड डिस्प्यूट बिल उनके जमाने में जो आया था उसकी आलोचना की थी। उस वक्त पूरे देश भर में जो है जो श्रमिक काम कर रहे थे या जो तमाम क्रांतिकारी काम कर रहे थे उन्होंने उसकी आलोचना की थी। आज उसी तर्ज पर ये 4 लेबर कोड आए हैं। जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था वो भी मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर हमला करता था, मजदूरों को संगठित होने के अधिकार से रोकता था, उस पर जुर्माना था। अगर कोई मजदूर हड़ताल करने के लिए जाता है उसको जुर्माना लगता है, उसको सजा दी जाती है। आज भी ठीक वैसा ही सिनारियो इन लेबर कोड के हिसाब से करते हुए किया गया है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी ये लेबर कोड्स क्या हैं, ये पुराने क्या क्या से कानून थे जिनको हटा करके ये लेबर कोड आए हैं, इस पर बात करने से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ी इसके बैकग्राउंड की, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1991 के लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद, नवोदारीकरण की नीतियों के बाद से कांग्रेस ने एक तरफ से धीरे धीरे करते हुए श्रम अधिकारों पर हमला करने का काम शुरू कर दिया था, है ना। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर करने का नाम करते हैं, या जैसे हम लोग आज जो कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, ठेका प्रथा को फॉर्म करने का काम, ठेका प्रथा को थोड़ा कहते हैं कि उसको हवा देने का काम, उसको बढ़ाने का काम, या टेम्पोररी वर्कर को बढ़ाने का काम, या जो इंस्पेक्टर राज है, निरीक्षण तंत्र है, उसको कमजोर करने का काम, ये सारा काम की शुरुआत तो 1991 के बाद से कांग्रेस के राज से शुरू हो जाती है, वो करते हुए होता है। कांग्रेस के जमाने में एक था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन करते हुए एक्ट था, लेकिन वो बस नाम का ही एक्ट था। उस एक्ट को हम लोग देखें कि वो निष्प्रभावी तरीके से था, वो ठेका प्रथा को इनफैक्ट बनाए रखने का ही काम करता था, ना कि उसको हटाए रखने का काम करता था। 2015 में जब केजरीवाल सरकार आई थी पहली बार चुन करके, तो दिल्ली भर से हम लोगों ने वहां एक प्रदर्शन आयोजित किया था। केजरीवाल सरकार जब पहली बार चुन करके आई थी कि भाई अगर तुम आए हो और तुम अपने आप को जनपदर करते हो, तो वास्तविक अर्थों में अगर मजदूरों और तमाम लोगों की तुम बात करते हो तो ठेका प्रथा में कुछ नहीं, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को बदल पाने का है तो दिल्ली के स्तर पर कर दो। मे और सैल का मसला, यानी कि जो नियुक्ता है वो इस पर रख सकता है, उसके लिए बाध्यताकारी नहीं है, बल्कि सवाल ये था कि अस्थायी प्रकृति के काम पर जो अस्थायी श्रमिकों को रख पाने का जो अधिकार है वो मे और सेल की भाषा में है, उसमें अस्थायी करते हुए भाषा में करते हुए नहीं। हम लोगों ने कहा केजरीवाल सरकार के सामने कि भाई इसको करो, ठेका प्रथा को उन्मूलन करते हुए इस एक्ट को वास्तविक अर्थों पर लागू किया जाए, तो इसका कोई मतलब। तो कांग्रेस के जमाने से ही जब चीजें हो रही थी, तो 91 के आईपीआर के बाद से धीरे धीरे करते हुए ही श्रम अधिकारों पर हमला करना, लेबर इंस्पेक्टर को कमजोर करना, इंस्पेक्टर राज के नाम पर उसको एक तरफ से ये करना कि ये कारखाने के परिचालन में बाधित करता है। नई उदारवादी नीतियों के तहत अब उन पर नकेल कसने की जरूरत है। और जो सेल्फ सर्टिफिकेशन, मतलब मैं वो बता रहा हूं कि जो चीजें आज पूरी तरीके से नंगे रूप में आ गई है, उसकी शुरुआत कैसे उसके पीछे से शुरू होती है। तो 91 से करके तक 99 तक कांग्रेस इसको लागू कर रही होती है। 99 में वाजपेयी की सरकार आती है, पहली बार इनकी सरकार 4-5 सालों के लिए आती है। वाजपेयी की सरकार आने के साथ 2 काम करती है। पहला तो ये तो डी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की रचना करती है,
डिपार्टमेंट बनाती है, उसके बाद उसका विनिवेश मंत्रालय बना देती है, जिसका काम था कि तमाम सरकारी उपक्रमों को वापस से बेचना, मतलब सरकारी उपक्रमों को पूंजीपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेचना। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ इन्होंने सेकंड नेशनल लेवल कमीशन का गठन किया। ये सेकंड नेशनल लेवल कमीशन ही वो थी जिसने 1700 पन्ने का 1999 में बनाया था, 1700 पन्ने की रिपोर्ट 2002 में दिया था। उसी के बाद से मोदी बात कीजिएगा बीजेपी सरकार ने, अटल वाजपेयी की सरकार ने कई हमले करने शुरू हुए थे। उसी दौरान में यूनियन पंजीकरण करने की जो व्यवस्था थी उस पर पहला हमला वहां पर हुआ था। 2001 से पहले तक किसी यूनियन को रजिस्टर करने के लिए केवल 7 लोगों की आवश्यकता होती थी। 2001 में पहली बार जाकर के एक क्लॉज आया कि 10% मजदूर या न्यूनतम या 100 मजदूर, इनमें से जो कम है उसको लागू करने का, वो इतने सदस्य चाहिए होंगे क्या करते हैं कि यूनियन रजिस्टर कराने के लिए। ये रिपोर्ट इनको फॉर्म करना था और पहली बात जो है लेबर कोड को लागू कर लाने की बात जो है उसी रिपोर्ट में आती है, जो 2002 में रिपोर्ट आई थी उसी में आती है। और उसमें मुख्य रूप से यही था कि मजदूरों के अधिकारों को संकुचित करो, उनके यूनियन बनाने के अधिकारों को संकुचित करो। दूसरा, हायर और फायर की नीति को पूरी तरीके से आसान करो। 2004 में ये सरकार, बीजेपी की सरकार जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस की सरकार के आने के बाद से देखिए क्या होता है। 2000 में ही SEZ की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआती पॉलिसी बीजेपी सरकार बनाती है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट है उसको पास करने का काम 2005 में कांग्रेस की सरकार करती है ना। तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम कांग्रेस कर रही होती है। एक तरफ जैसे, अच्छा, इस मामले में कांग्रेस की क्या होशियारी होती है कि कांग्रेस, जैसे हम लोग देखेंगे इस लेबर कोड में जो सरकार जिस तरीके से जो प्रचार करती कि ये दिया गया, ये कह करके ये दिया गया, लेकिन असल में कुछ नहीं दिया गया। ये चीज सिखाई किसने? कांग्रेस ने सिखाई। 2008 में एक आता है, क्या कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये महज एक झुंझुना है, ये सिक्योरिटी एक्ट जो आता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाने का काम किया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक बढ़ते गए, या वो कच्चे श्रमिक जो हम लोग कहते हैं उनकी संख्या बढ़ती गई, पक्के मजदूरों की संख्या जो है वो घटती चली जाती है करते हुए। और ये एक ऐसी स्कीम लेकर के आई क्योंकि इनका दबाव बढ़ रहा था, तो नीचे से सवाल उठने लगे, तो उसके नाम पे ये एक्ट करते हुए लाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चीज डिफाइंड नहीं करते हैं, उसमें किसी की जवाबदेही देनदारी तय नहीं होती है। तो ऐसे एक्ट आके क्या करते हैं? सिर्फ लफाजी का काम, सिर्फ जुमलेबाजी का काम। 2014 में जब ये मोदी सरकार चुन करके आई, तो मोदी सरकार के चुन के आने के वक्त हम लोग, उसी वक्त श्री राम कृष्ण का एक आंदोलन चल रहा था राजस्थान के भिवाड़ी में, हम लोग उसमें सक्रिय थे। अप्रैल में वो क्या कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के श्रमिकों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो अप्रैल से होते हुए मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वो संघर्ष चला, जो अंततोगत्वा एक उसमें श्रमिकों की हार ही हुई थी। और वो दौर था जब हर तरफ कारखानों के अंदर में मजदूरों के द्वारा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा की औद्योगिक पट्टी में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहां देखने को काफी मिल रहा था कि यूनियन रजिस्ट्रेशन के संघर्ष कई जगह पे मजदूर लड़ रहे थे। और तब तक क्या था कि श्रमिकों के अंदर उस तरीके का विभेदीकरण नहीं था। परमानेंट एम्प्लॉइज की संख्या कम थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है वो परमानेंट किया जाता था। एक रेट पे, एक दौर पे हर साल कुछ % कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट किया जाता था। उनके बीच पगार का अंतर जो है वो कम था, और यूनियन बनाने के प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट वर्कर्स सारे एक साथ मिलकर के रहे होते थे, ताकि यूनियन बनेगी, यूनियन टेबल पर आएगी, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो परमानेंट हो सकते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ये संघर्ष का समय उस समय हम लोग देख रहे थे 14-15 के आसपास शुरू हो रहा था। बॉस एक कंपनी थी राजस्थान में, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, कई जानते होंगे बॉस के वो बनाने का काम करती है, जो प्लग वगैरह कई अलग अलग चीजों को बनाने का काम करती है। वहां का संघर्ष हुआ, वहां के संघर्ष को जीता है। 14 में समथिंग वहां का संघर्ष होता है। 2015 में श्री राम कृष्ण का संघर्ष था,
हो रहा था, ये वही समय था जब मोदी सरकार चुन करके आती है और मोदी सरकार चुन के आने के तुरंत 1 महीने के अंदर में ही उस प्रयोग को, जो 2002 में जो सिफारिशें दी गई थी, उस सिफारिशों को लागू करने का काम जो आप कीजिए, और जिसको अमली जामा आज पूरे देश स्तर पर हम लोग देखेंगे कि नए लेबर कोड में लेकर के आया गया है, उसको लागू करने का काम राजस्थान सरकार करती है, जिसमें मुख्य तौर पे क्या था कि ताला उस प्रयोग को करना जो थानेदार के लिए एकदम आसान है। 300 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले जो कारखाने होंगे, इसमें से तालाबंदी और छटनी करने के लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। मालिकान को आज मन किया तो कल उसको बंद कर सकता है और उसके श्रमिक वहां से निकल के जाएं, उनके प्रति उसकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरा, यूनियन बनाने की शर्तों को और कठिन करने का काम, ये दोनों 15%, अभी पूरे देश स्तर पर यह लागू था कि न्यूनतम 10% श्रमिक या 100 इनमें से जो कम है वो होंगे। राजस्थान सरकार ने पहले अवलन राजस्थान में पर्टिकुलर 15% था, उसको बढ़ा करके 30% कर दिया कि आपको यूनियन रजिस्टर करना है तो न्यूनतम 30% लोगों का, श्रमिकों का जो है उस पर रजिस्ट्रेशन चाहिए। इन उदाहरणों को करने के बाद वो करते हैं। 15 से जाने के बाद 19-20 कोविड का वो पीरियड है, जिस पीरियड में जाकर के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को रोल बैक किया जाता है और ये 4 जो श्रम संहिताएं हैं, जो लेबर कोड्स हैं, इन लेबर कोड को लागू करने, मतलब इन लेबर कोड को विधेयक बना करके उसको पारित करने का काम किया जाता है। और ठीक उसी वक्त वो कोरोना महामारी का काल था जब लोगों को, मतलब मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा था, लेकिन श्रमिक सड़क पे जा रहे थे क्योंकि जिस शहर में वो लोग रहते थे, हम लोग जहां जहां काम कर रहे थे वहां पे मजदूर इसलिए नहीं रुक रहे थे कि 1 महीने तक अगर काम नहीं होगा तो कमरे का किराया छोड़िए, हम अपने आप को जिंदा कैसे रखेंगे, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उस बदहाली में श्रमिक जा रहे थे, जिनकी सेहत खराब हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, अस्पताल की क्या हालत थी हम सब जानते ही हैं। उस दौर में आपदा का अवसर उठाते हुए मोदी सरकार ने इन तीनों श्रम कानूनों को पहले 2019 में एक श्रम संहिता लागू की को पास करने का, लेबर कोड को पास करने का काम किया, बाकी 3 को 2020 में लागू करने का, माफ कीजिएगा, उसको पास करने का काम किया। और इसी बीच में मई 2020 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, 38 के जो कानून थे, 38 में से 35 कानून को सस्पेंड कर दिया अगले 3 साल तक। अब कोई चूं चपड़ नहीं। दूसरी तरफ देखें, कल कारखानों में क्या हो रहा था। कल कारखानों में अभी कानूनी स्तर पे जो चीजें बदल रही थी वो अपनी जगह वो बदल ही रही थी, लेकिन कल कारखानों में पहले से ही जहां जहां पे लोग यूनियन बनाने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, वहां श्रमिकों को तोड़ा जा रहा था। जो उनको एक कॉमन कहिए कि एक मामला चल रहा था। मैंने जो 2015 का श्रीराम पिस्टन का एग्जांपल दिया, श्रीराम पिस्टन की बात कर लें, डाइकिन की बात कर लें, उसके बाद होंडा के मजदूरों की हड़ताल होती है और मानेसर गुड़गांव में क्या कहते हैं कि अस्थि के श्रमिकों की हड़ताल होती है, ब्रिजस्टोन के श्रमिकों की हड़ताल होती है। इन सब जगह का कॉमन क्या था, ये सब के सब यूनियन बनाने के लिए संघर्षरत थे, यूनियन बनाना चाहते थे। कंपनी वो जो नेतृत्वकारी बॉडी होती थी, उस बॉडी पर फर्जी मुकदमे लगाई, उसको जेल के अंदर भेजती थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों को अपने करीब रखती थी। अच्छा, तो लोग बाकी मजदूर बाहर जाकर के संघर्ष कर ही रहे, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया दूसरे वर्करों को लाकर के अंदर से काम कराते हुए। इस समय तक अभी कानूनी तौर पर लेबर कोड्स लागू नहीं हुए, श्रम जो है वो छीने नहीं गए, लेकिन व्यवहार में ठीक उसी तरीके के व्यवहार लागू हो रहा है जैसे कि मजदूरों के पक्ष में कोई श्रम अदालत जो है, श्रम लेबर कोड जो था वो पूरी तरीके से मालिकों की गोद में बैठ करके खेल रहा होता था और मजदूरों को फिर टरकाने के लिए तारीख पे तारीख आगे पर आगे करते जाना। मजदूरों को संघर्ष की राह ली भी है तो उनको वहीं पे संघर्ष पे रहने दो, उस संघर्ष को इस तरीके से इग्नोर कर दो, प्रोडक्शन आगे बढ़ाओ, काम आगे चलता रहे। तो वो व्यवहार में लागू कर रहे थे, ठेका प्रथा को पूरी तरीके से। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे अत्याधुनिक सेक्टर में आप देखें जहां काम पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उसके छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे वेंडर कंपनियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें किसी कंपनी में उसके अंदर के जो बटन वगैरह होते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, या जो एसी वगैरह के सिंबल्स होते हैं जिसको आप प्रेस करते हैं, उसको बनाने वाली जो कंपनी है
वो कोई और थर्ड टियर की एक वेंडर कंपनी है, उस कंपनी में काम करने वाले किसी मजदूर के पास कोई आई कार्ड नहीं होता, उसके पास कोई एसआई पीएफ कुछ लागू नहीं होता, न्यूनतम वेतन से भी 100-200 रुपया कम करके उनको वेतन दिया जाता है, और इस तरीके से वहां पर काम चल रहा है। यानी कि इन प्रैक्टिस लेबर लॉज को पूरी तरीके से पंगु किया गया है। बहरहाल, यानी अब देश में कहीं भी कोई भी किसी से मजदूरी करवा रहा है तो 178 रुपए की दिहाड़ी से अगर वो ऊपर दे रहा है तो मिनिमम वेज से अधिक दे रहा है। 178 रुपए के हिसाब से चलेंगे, मैंने कि 26 दिन का काम अगर होता है तो करीब 4000 के आसपास का कुछ रुपया बनता है, 4000 कुछ रुपए तक बनता है। यानी अब इन नई श्रम संहिताओं के हिसाब से जो कहती है कि सबको न्यूनतम वेतन मिलेगा, उसके लिए न्यूनतम वेतन का जो बॉर्डर, मतलब कहते हैं कि जो फ्लोर लेवल है, वो फ्लोर लेवल केवल 178 रुपए है। यानी सरकार ने का जो ये आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2017 में, वो बात करता था कि मिनिमम वेज 18,000 होना चाहिए अर्बन लेवल के कहते हुए, उससे भी नीचे कई नहीं, इनफैक्ट सारे राज्य सरकारों की जो अभी कहने के लिए जो मिनिमम वेज है वो इस राशि से कहीं ऊपर है। लेकिन अगर वो अब चाहे कि इस राशि से नीचे कर दें, मतलब जितना भी उनका है उससे वो नीचे कर दें, फिर भी वो मिनिमम वेज से ऊपर करने की बात करने का करता है। और ओवर टाइम के डिफिनेशन को, मतलब इस पूरे इसमें ये हुआ है कि पुरानी चीजों के डिफिनेशन को इस तरीके से लूज कर दिया गया है कि इसको आराम से हर चीज को मालिकों के समर्थन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक अनिरंतर कार्य या पूरक कार्य के तौर पर कहते हैं कि ओवर टाइम को डिफाइन किया गया है, और ओवर टाइम को, काम के घंटे को भी सरकार के नोटिफिकेशन के लिहाज से डिफाइन किया जाएगा। तो इसमें जो सहमति से और क्या कहते हैं कि 8 घंटे के कार्य दिवस को लागू करने की जो बात है, जो बात आई जा रही है, वो बोगस है, उसमें कोई दम नहीं है, वो भी एकदम झूठी बात। दूसरा जो कोड आया है उसको कहते हैं औद्योगिक संबंध संहिता है। वो औद्योगिक संबंध संहिता पुराने 3 जो केंद्रीय श्रम कानून थे उनको हटा करके ये औद्योगिक संबंध संहिता को लागू किया गया है। वो 3 कानून थे। पहला औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम। इस औद्योगिक संबंध संहिता ने कई चीजों पर हमला किया। इसने, जो हम लोग बात कर रहे थे कि शुरुआत में ही कि इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये श्रम जो लेबर कोड्स हैं वो किस तरीके से रोजगार के अधिकार पर हमला है, ये रोजगार की सुरक्षा पर हमला है, इसको समझने की जरूरत है। अब रोजगार के अधिकार पर हमला कैसे है? इसने क्या किया कि एफटीई को, फिक्स टर्म जो के तौर पे जो लोग काम करते थे, फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो है, अब फिक्स टर्म एम्प्लॉय के वेतन और कार्य स्थितियों के को ये कह दिया कि भाई ये स्थायी कर्मचारियों के तर्ज पर होगी। लेकिन जो बात नहीं बताया वो ये कि एक श्रमिक कितनी बार और कितने समय तक फिक्स टर्म एम्प्लॉय रह सकता है। नए श्रम कोड के हिसाब से एक श्रमिक ताउम्र जब तक वो काम कर सकता है उससे फिक्स टर्म एम्प्लॉय के तौर पर ही काम कर सकता है। पहले क्या था कि जो पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब जो है, मतलब कि मुख्य उत्पादन पट्टी पर स्थायी प्रकृति का जो काम था उस पर यही होता था। हम लोग देखें तमाम जितनी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की, हीरो हो गई, मारुति हो गई, वो क्या करती हैं, 6 महीने तक श्रमिकों को खटाती थी। उसके बाद वही मजदूर का जो ठेकेदार है उसको अब दूसरे ठेकेदार के साथ पंजीकरण कराया। 6 महीने के बाद काम वो वही लाइन पे कर रहा है, उसी जगह पे कर रहा है, वैसा ही काम कर रहा है। ऑन पेपर 6 महीने के बाद अब वो एक नया वर्कर है जो नए ठेकेदार के से करते हुए दोबारा से करते हुए आया है। अब ये सब झंझट करने की भी जरूरत नहीं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यू रह सकता है करते हुए, मतलब उसका जो अस्थायित्व है उसका अस्थायी कर दिया गया है। ये किया गया है नई संहिताओं के माध्यम से, है ना। तो मूल और जो कहते हैं कि अस्थायी और जो मूल काम थे उसमें एफटीई के वर्कर्स को लागू करने का काम किया है। अब रोजगार सुरक्षा की बात करें, पहले किसी भी फैक्ट्री को बंद करने से पहले बाकायदा नोटिस देना पड़ता था। यूं ही आनंद फानन में कोई किसी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकता था। और ये 2001 में ही वाजपेयी सरकार के आने के बाद से हुआ कि 100 श्रमिकों के जो से कम के 100 श्रमिक या 100 से कम वाले जो कारखाने हैं उनको बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
अब इस संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 300। वही जो राजस्थान में पहले से लागू किया गया था उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया। 300 श्रमिकों से अधिक का कोई कारखाना है, उसको अगर बंद करना है तो उसको सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर करीब 87% जो कारखाने हैं उसमें 300 से कम श्रमिक काम करते हैं। गुड़गांव में हम लोगों ने देखा है, क्या कहते हैं कि एक ही काम है, एक ही ये करते हुए अब उसी ऑनर ने एक ही प्रेमिसेस के अंदर में 2 फैक्ट्री रजिस्टर करा रखी है ना, और टोटल श्रमिक काम एक ही कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। 500 से 600 मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं, और 2 कारखाना रजिस्टर करा रखा है। इस लिहाज से ऑन पेपर एक कंपनी में 200 मजदूर है, दूसरी कंपनी में 200 मजदूर है, जबकि हकीकत में उस पूरे काम करने के लिए 400 मजदूर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने किया। अब नए नियम के हिसाब से 300 से कम श्रमिक जहां पे काम कर रहे होंगे वहां पे तालाबंदी करना, श्रमिकों की छटनी करना, उसके लिए सरकार को कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मालिकान जब चाहे तब वो कर सकता है। हम लोगों ने 2017 में अपने आसपास देखा, 17, 18, 19 के आसपास धारूहड़ा में रिको नाम की कंपनी थी, उसने ऐसे ही करते हुए बंद कर दिया। ओमेक्स नाम की कंपनी थी, उसने पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाले, फिर परमानेंट वर्कर्स को निकाले, फिर अपना सामान यहां से बेचा, दूसरी जगह जाके कारखाना खोल लिया। तो ये लोग ये करते रहे हैं। अब इसी चीज को अब वैधानिक जामा पहना दिया गया है कि अब कानूनी तौर पर ऐसा करना जायज है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हायर और फायर करना जो है वो बहुत इजी काम हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा। तीसरा हमला इस औद्योगिक संबंध संहिता के तहत जो तीसरा हमला हुआ है वो है यूनियन बनाने के अधिकार पर। पीछे हम लोगों ने बात किया कि कैसे वाजपेयी सरकार में ही हो गया था कि पहले था 7 लोग भी अगर हैं यूनियन रजिस्टर कर सकते हैं। अब उसको मिनिमम 100 लोगों की सदस्यता या 10% मजदूर कर दिया जाएगा। इसमें बड़ा अब मजेदार किया है। अब यह है कि आप यूनियन रजिस्टर तो करवा लीजिए 10% से मजदूरों से, लेकिन आपकी यूनियन को मान्यता तब मिलेगी जब आपके पास 30% मजदूर हो, ठीक। और आपके यूनियन को निगोशिएटिंग कैपेबिलिटी तब मानी जाएगी जब आपके पास 51% श्रमिकों की सदस्यता हो। तो प्रभाव में इन प्रैक्टिस जो है अब कोई यूनियन अवलन बनना कठिन है। अगर बन भी गई तो अच्छा, हाँ, दूसरा कि पहले होता था कि जब आप सदस्यता ले रहे हैं उसी वक्त आपको इतने प्रतिशत श्रमिकों का डाटा देखने की जरूरत है कि 10% श्रमिक को रखने की जरूरत है। अब यह है कि हर वक्त इस न्यूनतम आंकड़े को बनाए रखना है। अगर कुछ होता है, कल को कुछ श्रमिक काम छोड़ के चले जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या किसी और वजह से यूनियन की सदस्य वो नहीं रहते हैं, तो यूनियन की मान्यता वैसे की वैसे रद्द हो जाएगी। 10% से अगर कम हुई 30% होगी तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ तुम यूनियन आप मान लीजिए कि रजिस्टर्ड करवा लें। अब ये इसका कोई मतलब ही नहीं कि रजिस्टर्ड यूनियन हो लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो। पहले रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब 30% श्रमिकों की संख्या होगी तभी आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे, और आपको कंपनी प्रबंधन या आपका नियोक्ता सुनेगा तभी जब आपके पास 51% हो। इन केस जहां पर एक से अधिक यूनियन है तो वार्ताकार यूनियन माफ कीजिएगा कि जहां 51% सदस्य जिसके पास होगा उसको कंपनी वार्ताकार यूनियन के तौर पर, निगोशिएटिंग यूनियन के तौर पर मानेगी। और उसके अलावा मान लीजिए कोई छोटी छोटी यूनियन है जिसके पास उतनी संख्या नहीं है, 10% की 15% संख्या है मात्र, तो वहां नियोक्ता या वह जो भी फर्म है वो आपको नहीं सुनेगा, वो आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। पहले था कि एक कारखाने में या किसी एक संस्थान में अगर एक से अधिक यूनियन है तो हर किसी के साथ बैठ करके उसको बात सुननी होती थी, उन पर रिस्पॉन्स करना पड़ता था, उन सभी के मांग पत्र को एड्रेस करना पड़ता था। अब ये नहीं है। और अब इसमें क्या है, अगर एक से अधिक यूनियन हो गई और किसी की भी 51% नहीं है तो जिन यूनियनों के पास 20% से अधिक है उनकी यूनियन काउंसिल बनेगी। ऐसे में कंपनी अपनी एक जेबी यूनियन खड़ी कर देगी, उस यूनियन काउंसिल में अपने लोग घुसा देगी और सारी बातों को डाइल्यूट कर देती है। तो यूनियन बनाने के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर लें, एक ये है। दूसरा
कि रजिस्ट्रार के पास अब अभूतपूर्व ताकत है। अब रजिस्ट्रार के पास ये ताकत है कि अगर रजिस्ट्रार को जब मन करेगा वो तब देगा। अगर आपने यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लगाया हुआ है, आपने उनकी सारी शर्तें दी हुई, एक बात, वो कोई भी दस्तावेज मांग सकता है, एक ऐसा दस्तावेज मांग सकता है जिसका इस प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं हो। एक दूसरा, रजिस्ट्रार जब चाहे, आपने आज लगाया है, आपके रिटायरमेंट के दिन तक भी हम दें या नहीं दें, उस पर कोई बाध्यताकारी कंडीशन नहीं है कि रजिस्ट्रार कब तक जो है यूनियन को पंजीकृत कर सकता है ना। और वो जब चाहे तब किसी भी यूनियन की सदस्यता रद्द कर सकता है, किसी भी यूनियन, बिना किसी कारण बताए, बिना कुछ किए। यानी रजिस्ट्रार को पूरी तरीके से ताकत। अच्छा, यूनियन बनाने का काम जहां कहते हैं कि जगह पर होता है वो बहुत गोपनीय है, क्योंकि मालिक पक्ष नहीं चाहता है कि श्रमिक यूनियन बनाए, और मालिकों को जैसे पता चलता है वैसे ही वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अब रजिस्ट्रार को कहा गया है कि जैसे आपके पास यूनियन बनाने के लिए श्रमिक आवेदन भरते हैं, तो आप कंपनी के पास उस डिटेल को लेकर के जाइए और कंपनी से पूछिए कि आपके वर्कर हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को पता चलेगा कि ये लोग यूनियन बनाने की गतिविधि में है, तो वो उसको निकाल ही देंगे। तो कौन इस गतिविधि में शामिल है, नहीं है करना। मतलब लुब्बे लुबाब ये कि यूनियन बनाने का काम, अब यूनियन सिर्फ उसी की बन सकती है जो एकदम मालिकान चाहता है, जिसके लिए बनना, जो मालिकों की जेब में बैठ करके यूनियनगिरी कर सकता है, सिर्फ वही। आम मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन बनाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर कहीं से बन गया है तो उसकी फंक्शनिंग किस तरीके की होगी, वो हम लोगों ने पीछे बात की। अच्छा, अब इसके बाद अगला हमला किस पर है? अगला हमला है हड़ताल करने के अधिकार पर हमला। ठीक, पहले होता था कि हड़ताल करने के लिए गए, अचानक से श्रमिकों ने अपनी बातचीत की, तय किया और हड़ताल करने के लिए चले गए। वो इसेंशियल सर्विसेज वाली जो चीजें हैं उनको छोड़ के वहां था कि आपको हड़ताल करने से पहले 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। अब नए श्रम लेबर कोड के लिहाज से किसी भी तरीके का हड़ताल जो होगा उसके लिए आपको अनिवार्य रूप से 14 दिन का नोटिस देना होगा। मतलब 14 दिन से लेकर के 60 दिन का ब्रैकेट है, मिनिमम 14 डेज है जिसके लिए आपको ये सब देना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर के आप हड़ताल पे जा सकते हैं। 14 दिन पहले मालिकान को अगर सब पता होगा कि ये हड़ताल करने के लिए जा रहा है, वो भी हम लोगों ने पुरानी बात की कि लोग हड़ताल करने के लिए बाहर बैठे रहते थे और अंदर में दूसरे वर्कफोर्स को ला करके कंपनी तैयार करके अपना प्रोडक्शन चालू करा देती है। तो ऐसे हड़ताल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और 14 दिन पहले ही अगर नियोक्ता को या मालिकान को पता है कि उसके लोग काम पर जा रहे हैं, तो उसको तैयारी करने का पूरी तरीके से उसके पास मौका है। और 14 दिन के नोटिस पीरियड से पहले अगर आपने हड़ताल की तो ऐसा करने पर आपको जुर्माना होगा और आप पर क्या कहते हैं कि आपको सजा हो सकती है। जो लोग हड़ताल लीड कर रहे हैं, जो उसके लीडर्स हैं, उन लीडर्स को लेकर के सजा हो सकती है, उनको जेल में ठूसा जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये ठीक वैसा ही है जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अंदर था, वैसी ही बात इसमें होकर के आ रही है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि वो हड़ताल और इस तरह के कोई मामला चल रहा है, तो वो समझौते की टेबल, जैसे समझौते की टेबल पर अगर बात चली गई, उस दौरान भी आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, मान लीजिए श्रमिक किसी तरीके से 14 दिन का पीरियड काट करके अगर वो चले गए हड़ताल पे जाने के बाद ये मालिकान के ठीक है समझौते की टेबल पे आ जाओ। समझौते की टेबल पे आने के बाद अब लीगली, पहले ये दबाव बनाते थे मैनेजमेंट वाले कि अगर आप बात करना चाहते हैं पहले स्ट्राइक खत्म करें। अब लीगली ऐसा है कि आप बात करने के लिए टेबल पर तभी जाएंगे जब आपका स्ट्राइक खत्म होगा। और कोई जाके मान लीजिए कि जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसकी कार्रवाई के दौरान जो है वहां 2 महीने तक आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, या किसी कार्रवाई के समाप्त होने के 7 दिन, और मतलब किसी सुलह की कार्रवाई के समाप्त होने के 7 दिनों तक आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। मतलब वो सारे ये कि हड़ताल करना जो है वो पहले की तुलना में पूरी तरीके से कठिन है। अब मान लीजिए किसी कंपनी में 300 वर्कर काम कर रहे थे, वहां के मालिकान को लगा कि भाई अब हम इसको नहीं ये करेंगे, कंपनी हमको बंद रखनी है, और लीगली वहां के श्रमिक इसके खिलाफ हड़ताल करने के लिए जाएंगे, जिसके लिए मिनिमम 14 दिन का नोटिस पीरियड है। 14 दिन से लेकर के 60 दिन के भीतर में उनको प्रशासन बताएगा कि आप हड़ताल कर सकते हैं। जब तक वो हड़ताल करने की तैयारी करेंगे तब तक कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधेगी और निकल लेगी। बहरहाल हड़ताल पर हम लोगों ने बात की, यूनियन के अधिकार पर हम लोगों ने बात की, और
अगली जो संहिता है वह है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थितियों पर संहिता, अगली संहिता वो है। अब इसमें देखिए क्या करता है, इसमें कारखाना की जो परिभाषा है, कारखाने की परिभाषा को बदल दी गई है। पहले कारखाने का डेफिनेशन था कि जहां 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं और बिजली का इस्तेमाल होता है, वो कारखाने के तहत आएंगे, या 20 लोग हैं जहां बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है, वो कारखाने की परिभाषा के तहत आएंगे। अब क्या है, इसको सीधा डबल कर दिया गया है कि जहां 20 श्रमिक काम करते हैं और 20 श्रमिक काम कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, या जहां बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और 40 तक के श्रमिक काम करते हैं, तो उनको अब आप कारखाना नहीं कहेंगे, वो कारखाने की परिभाषा से बाहर होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोगों ने देखा, जैसे आपके मोटरसाइकिल में लगने वाला, बाहर का एक मोटरसाइकिल या कार में लगने वाला एक नट है, वो नट एकदम छोटी सी एक ऐसे जगह पे काम हो रहा है जो 7, 8, 9 मजदूर लगे हुए हैं, और ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप नुमा कारखाने जो है वो बने हुए हैं, है ना। उसमें एक वो लेथ मशीन लगा दिया है, थोड़ी चीजें लगा दी है, वहां पे वो नट बनता है और वो नट एज इट इज जाकर के फाइनल प्रोडक्ट में लगता है। यानी कि उस फाइनल प्रोडक्ट के काम करने वाले वो श्रमिक हुए, ठीक है, जो इन नट और इन तमाम चीजों को उत्पादन कर रहे हैं। और ऐसे बहुत छोटे 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 मतलब क्लस्टर में कई ऐसे कारखाने होते हैं जहां 20 से कम श्रमिक काम करते हैं और बिजली का इस्तेमाल होता है, और वैसे कई सारे छोटे श्रमिक हैं। अब सरकार जो दावा कर रही थी कि हमने उन श्रमिकों को भी श्रम कानूनों के दायरे में समेट लिया है जो पहले नहीं थे, वो इस सरकार का अध्यापक गीगा प्लेटफॉर्म वर्कर से था मेनली, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में मजदूर जो इस दायरे में कारखाना के श्रमिक के तौर पर आते थे, उस दायरे से बाहर गए। मतलब करीब एक आंकड़े के हिसाब से 33.8% जो कारखानों में 20 से 99 मजदूर काम करते हैं, ठीक है। तो नई परिभाषा के हिसाब से बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बाहर चले जाएंगे। दूसरा जो सुरक्षा के इंतजाम है, वो सुरक्षा के इंतजाम पे भी बड़ा हमला किया। सुरक्षा के इंतजाम में हाँ, सुरक्षा के इंतजाम के हमला का एक बढ़िया देखिए क्या है कि हमने अभी पीछे बात किया था, यूनियन रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार के पास ये इतनी ताकत है कि वो जब चाहे तब दे, उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं, वो कहीं जवाब दे नहीं कि आप यूनियन रजिस्ट्रेशन इतने दिन में देंगे कि नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको कारखाना खोलना है, आप कारखानेदार हैं, तो अब आपको कारखाने के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऑनलाइन एक आवेदन भरना है और आपको कह देना कि आप सारी सुविधाओं, जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं कारखानों को लागू करने के लिए, आप कर रहे हैं। अब नए हिसाब से उसका भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई कारखाना अगर खोल रहा है, उसने कारखाना खोलने के साथ साथ सुरक्षा के मानकों को माना है या नहीं माना है, उस कारखाने को रजिस्टर करने वाले रजिस्ट्रार के लिए बाध्यताकारी नहीं, वो है ही नहीं कि तुम और वहां जा करके जांच करो, भौतिक सत्यापन करो कि उसने वो किया है कि नहीं किया है। यानी शुरू से ही वो सुरक्षा के इंतजामात के साथ खिलवाड़ करता है कोई कारखानेदार या कोई उपकरण जो मालिक है, तो वो वैध है। और अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भरा है और एक तय सीमा के तहत रजिस्ट्रार अगर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देता है, तो एक ऐप सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटो जनरेटेड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसको, है ना। यानी आप कारखाना खोलना है, करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम फलना ढिमकाना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास जेब में पैसा हो, आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, खुल जाएगा। अब ऐसे में जो मतलब कहते हैं कि अगर ऐसे कुछ देखने की कोई स्कीम नहीं है कि जाकर के कोई इंश्योर कर सके कि वहां पे इंतजाम किए गए नहीं, सुरक्षा के नहीं किए गए, तो समझा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेफ्टी कमेटियां होती थी, पहले सेफ्टी कमेटियां बनती थी जो इसमें खतरनाक उद्योग हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गया या इस तरीके का। तो पहले 250 श्रमिक जिन खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे होते थे, वहां कहते हैं कि सेफ्टी कमेटी बनाने की जरूरत होता था, लेकिन अब उस संख्या को बढ़ा करके 500 तक कर दिया है। इसके साथ देखिए ठेकेदारी प्रथा को और अधिक मजबूत करने का काम कैसे किया। पहले था कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए
पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वही हुआ जो कारखाने का जो मालिक है या जो भी संस्थान है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हुआ, और ठेकेदार जो 20 या 20 से ऊपर के श्रमिक जो है मुहैया करा रहा है संस्थान को, तो वो ठेकेदार के तौर पर दर्ज होता था। अब जो 50 तक श्रमिक मुहैया करा रहा है वहां उस ठेकेदार को बतौर ठेकेदार जो है दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई कागजी कार्रवाई करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इस संहिता के बाहर से 50 तक की श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले जो है वो इस संहिता के बाहर से बाहर हो जाएंगे। दूसरा ये था कि जो ठेकेदारी पे अगर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों को जो वेतन या जो उसका भुगतान होना है उस वक्त जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य था, जो ये इंश्योर करके ठेकेदार जो है श्रमिकों को पैसा दे रहा है, जो सारी चीजें हैं वो कर रहा है। अब इस अनिवार्यता को भी जो है वो हटा दिया गया है। ठेकेदार को ही एम्प्लॉयर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, ठेकेदार को नियोक्ता के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इससे क्या है, इससे मान लीजिए कि किसी ठेका कंपनी का मजदूर है जो हीरो में काम कर रहा था या मारुति में काम कर रहा था, उसके साथ कोई हादसा या कुछ होता है तो हीरो या मारुति की उस पर कोई देनदारी नहीं है, वो ठेकेदार का श्रमिक था, पूरी तरीके से ठेकेदार के देनदारी। प्रैक्टिकली यही होता था, अब लीगली यही होगा कि ठेकेदार जो है ठेकेदार ही उसका नियोक्ता माना जाएगा, ठेकेदारी करते हुए काम करेगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, ठेका प्रथा को और मजबूत करने का काम ये संहिता जो है वो करती है। एक और चीज, हाँ, महिला श्रमिकों का पहले शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान महिला श्रमिकों के काम करने पे प्रतिबंधित था, वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन नई संहिता के साथ क्या है कि अब वो रात की पाली में महिलाएं काम कर सकती हैं, महिलाएं काम कर सकती हैं महिलाओं की सहमति के साथ, है ना। ये सहमति कारखानों वगैरह में जिन्होंने काम किया होगा या देखा होगा किस तरीके से होती है, वो भी बड़ा मजेदार है। और एक जगह हम लोग काम कर रहे थे, वहां पे क्या होता था, 9:30-10 बजे से काम का शुरू होता था, वहां पे महिला श्रमिकों को पहले 8 बजे 7:30-8 बजे बुलाया जाता था ओवर टाइम करने के नाम पे, और ओवर टाइम के नाम पे उनको कभी छोले भटूरे खिलाया जाता था, कभी जाकर के छोले कुलचे खिलाया जाता, सिर्फ यही कुछ खिला करके उनसे काम कराया जाता था और कहता था कि भाई ये हो गया आपका ओवर टाइम, शाम के ओवर टाइम का पैसा बनेगा, सुबह आप लोग जल्दी आ जाइए तो कुछ नाश्ते वास्ते का मिल जाएगा। तो इस तरीके से सहमति बनती है और इस तरीके से काम होता है। निश्चित तौर पर रात की पाली में काम कराना जो है वो किसी सहमति से नहीं, बाध्यता के हिसाब से ही काम होता है, उसी तरीके से वो काम कराया जाता रहेगा। दूसरा कि जो पालना घर है वो 30 और 30 से अधिक श्रमिक की, जहां महिला श्रमिक जिन कारखानों में काम करती थी वहां पे पालना घर होना अनिवार्य था, लेकिन अब जो है वो 50 या 50 से अधिक महिला श्रमिक जहां काम करेगी केवल वहीं पर होगा, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर जो संहिता है वो किस तरीके से श्रमिकों के अधिकारों पर हमला करने का काम कर रही है। अगला जो है वो है सामाजिक सुरक्षा संहिता। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है वो क्या करती है कि जो अब पक्के कर्मचारी जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनका तो ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट एफटी और वगैरह वगैरह जो तमाम अलग अलग तरीके के जो कच्चे श्रमिक हो गए, माफ कीजिएगा, उन कच्चे श्रमिकों के लिए ईएसआई पीएफ भरना अब उनके लिए नहीं है, जो मालिकान है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, और वो भरे तो भरे, नहीं भरे तो नहीं भरे, उनके ऊपर नहीं है। अब सरकार जो है सरकार भरेगी, लेकिन सरकार जो भरेगी वो भी सरकार के लिए बाध्यताकारी नहीं कि वो भरे। सरकार के पास अगर फंड रहा, अगर पैसा रहा तो सरकार भरेगी, वरना नहीं रहा तो नहीं भरेगी। या जहां पर भर भी रही है वहां पर जो ईएसआई पीएफ भरने का जो परसेंट था, पहले 12% के आसपास था जो नियोक्ता को भरना पड़ता था, अब उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। और यह भी कहा गया कि अगर किसी जगह पर श्रमिकों का बहुलांश ये चाहता है कि उनका ईएसआई पीएफ नहीं कटे, यानी कि मालिकान ईएसआई पीएफ नहीं ना दे, ईएसआई पीएफ जो है मालिकान ना भरे और बहुलांश यही चाहता है, तो वहां पर ईएसआई पीएफ भरना जो है वो बंद हो जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा।
ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो बहुलांश की जो राय होगी वो वही होगी जो मालिक प्रबंधन चाहता है, यानी कि जहां का मालिक प्रबंधन चाहे कि हमको एसआईपीएफ नहीं देना, इनको ऐसे ही करना है, तो अब लीगली वैधानिक तौर पर ऐसा करना होगा। और एसआईपीएफ ना भरने पर जो सजा का प्रावधान था वो प्रावधान भी हटा दिया गया है। ग्रेच्युटी कानून था, वो ग्रेच्युटी कानून को भी करते हुए बदल दिया गया है। ये बहुत नुक्तों में क्रक्स पे हम लोगों ने बात की कि जो 4 अलग अलग संहिता है, उन संहिताओं के तहत जो है मजदूरों के किन अधिकारों पर हमला किया गया, और सरकार के जितने दावे थे कि 50 करोड़ लोगों को जो मिनिमम वेज मिलेगा और जो जाकर के सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, सभी को वेतन मिलेगा, वो कितना बोगस है, कितना अनडिफाइंड है, और कितना सिर्फ जुमलों के तौर पर ही प्रस्तुत किया गया है, उसपे वास्तविक तौर पे उसमें कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात है जिसपे मैंने कहा था शुरुआत में 3 घटनाएं थी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के संदर्भ में बात करें कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, पहली बार ये सरकार कहती कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को वो इसके तहत लाएगी, क्या कहते हैं कि श्रम संहिताओं के तहत जो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर आ रहे हैं, लेकिन बस उसके तहत उनको पहचान देने का काम किया। जो बात नहीं बताई जा रही कि उनके तहत केवल पहचान देने का काम किया गया है, इनके काम को परिभाषित नहीं किया गया है, इनके ऊपर कोई जो कानून बाध्यताकारी तरीके से लागू नहीं होता है, इनका नियोक्ता इनको कुछ दे या नहीं दे इसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर, एक पहचान के तौर पर गिग वर्कर्स को क्या पहली बार इसके तहत वास्तविक तौर पर कोई अधिकार उनको जो है वो नहीं मिलते हैं। अब जरा देखें कि मजदूरों के जो ये हम लोगों ने पहले चर्चा की किस तरीके से 1991 के बाद से ही श्रमिक अधिकारों पर हमला होता रहा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो उसने किस तरीके से श्रमिक अधिकारों पर हमला किया, उसके बीच जो कांग्रेस की सरकार थी वो, और उसकी परिणति के तौर पर हम लोग देखते हैं कि अभी बीच में ही आता है। लेकिन मजदूरों के जो हक अधिकार थे वो जो उनके पास पहले से मौजूद थे वो यूं ही मौजूद नहीं थे कि मालिकानों ने, सरकारों ने उनको किसी खैरात में बांट करके दिया हो, बल्कि वो अधिकार इसलिए थे क्योंकि पिछले समय 19वीं-20वीं सदी में मजदूरों के शानदार संघर्ष हुए थे। उन संघर्षों को लड़ते हुए श्रमिकों ने उन अधिकारों को हासिल किया था, उन अधिकारों को पाया था, जिसको एक एक करते हुए, धीरे धीरे करते हुए एक प्रोसेस में मजदूरों से छीन लिया गया है। आज इस नए लेबर कोड के आने के बाद एकदम 2-2 की बात कही जा सकती है कि आज श्रमिक अधिकार एकदम नगण्य है। वो एकदम वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो पूंजीवाद के शुरुआती दौर में जिस तरीके से मजदूरों की स्थिति थी वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। अब लीगली एक मजदूर इस फ्रेम के दायरे में कोई भी चीज हासिल कर सके ये संभव नहीं है। वो अगर उसको काम से निकाला जा रहा है तो वो निकाला जाना वैध होगा, अगर उसे ओवर टाइम जबरिया कराया जा रहा है तो वो जबरिया ओवर टाइम कराना वैध होगा, अगर उसके यूनियन को निरस्त कर दिया जा रहा है ऐसा करना भी वैध होगा। मतलब जो भी चीज सरकार चाहे, जो भी चीज मालिकान चाहे, अब वो लीगली कर सकता है। उसके बरक्स किसी भी लेबर कोर्ट में जाकर के या किसी भी जगह जाकर के अब वो शिकायत नहीं कर सकता। जिन कानूनों के आधार पर वो संघर्ष कर सकता था, अपनी बात रख सकता था, अब उन्हीं कानूनों को पूरी तरीके से डाइल्यूट करके खत्म कर दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी देखिए हमारे देश में फांसीवादी शासन है और पूरी दुनिया में एक दो दक्षिणपंथी शासन जो है वो सत्ता पर काबिज है, और इसीलिए ये सत्ता पर काबिज है कि संकट के इस गहरे दौर में मजदूरों के ऊपर जो शोषण का पाटा है वो बेलाग लपेट चले, उसमें मजदूर किसी प्रकार का चूक चपड़ किए बिना गर्दन नीचे झुका करके काम करने के लिए बाध्य हो, और मतलब हर तरीके के हक अधिकार से वंचित होते हुए वो काम करने के लिए लगता रहे। अब ऐसे में क्या हमारे पास विकल्प क्या बनता है, वो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? निश्चित तौर पे अभी फरवरी को एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन वगैरह की एक दिनी हड़ताल का कॉल है, लेकिन ये जिस तरीके का मसला है, जिस तरीके का आघात श्रमिकों पर हुआ है, ये एक दिनी हड़ताल के साथ आप इसको डील नहीं कर सकते। एक दिनी हड़ताल के साथ आप इसको
टैकल नहीं कर सकते। आज जरूरी है कि तमाम अलग अलग सेक्टर के जो मजदूर हैं, और चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो जाए, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, या औद्योगिक मजदूर हो जाए, औद्योगिक मजदूर में चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है के मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर, इन सारों को आज इसके खिलाफ लोहा लेने की जरूरत होगी और चीजों को आगे करने की जरूरत होगी। 12 फरवरी को हड़ताल का कॉल है। तो खैर, तो हम लोग का यही मानना है कि 1 दिवसीय 2 दिवसीय हड़ताल के साथ नहीं, बल्कि मजदूरों की व्यापक शक्ति को एक साथ एकजुट गोलबंद करके तब तक इस हड़ताल को बनाए रखने की जरूरत है जब तक मजदूरों को बाकी हक अधिकार नहीं मिल जाते हैं। ना केवल इन 4 लेबर कोड को रोल बैक किया जाए, बल्कि आज के समय के लिहाज से जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाई जाए, काम के घंटे जो है उसको घटाई जाए, और जो तमाम अन्य मांगे हैं उन मांगों को लेकर किया जाए। तो ये कुल इतनी बात थी मेरी। मैंने कोशिश की कि नुक्तों में इन श्रम संहिताओं के अंदर क्या है, वो किस तरीके से श्रमिकों पर हमले कर रही है, क्या है, उस पर अपनी एक बात रख सकूं। शुक्रिया साथी। आपने वैसे काफी डिटेल में सारे जो नए श्रम कानून आ रहे हैं और जो भी बदलाव हैं उनको कवर किया है। पर अभी बाकी साथी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, यानी तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख के पूछ सकते हैं। शुरू में बस एक सवाल था साथी अनंत से कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ये कानून तो आए और तमाम चुनावबाज पार्टियां जो हैं वो अलग अलग चीजों को लेके पार्लियामेंट पे इतना शोर शराबा मचाते रहती है। पर अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शायद पहली सरकार है जिसने इसका जो मतलब जो फाइनल ड्राफ्ट गाइडलाइंस है वो अभी अपने वेबसाइट पे कुछ दिन पहले डाला था। तो मतलब ये पार्टियां इस पे कुछ कर क्यों नहीं रही हैं, या क्या कारण है इनके इस इतने जरूरी विषय पे एकदम चुप्पी साध लेने का? अगर उस पर भी अगर आप कुछ बात कर सकते हैं तो सही रहेगा। हाँ जरूर। अब मैंने इसीलिए बात शुरू भी किया था तो बताने की कोशिश की कि आर्थिक नीतियों को लागू करने में कांग्रेस और भाजपा में फर्क यही है कि कांग्रेस उन्हीं नीतियों को लागू थोड़े सॉफ्ट तरीके से करती है, और भाजपा जो है वो एकदम डंडे की जोर पर करने का काम कर रही होती है। हम लोगों ने देखा बात करते हुए कि 91 के बाद से श्रमिक अधिकारों पर हमला होता है, वाजपेयी की सरकार आती है तो उस कंटिन्यूटी को और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। वाजपेयी की सरकार जाने के बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार होती है, उस वक्त भी श्रमिकों के अधिकार पर हमला है, लेकिन उसके फॉर्म को थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में करते हैं। और मोदी सरकार आने के बाद आती है और वो भी उसको लागू करने, उसको बर्बर तरीके से लागू करने का काम करती है। असल में सारी सरकारें जो हैं वो अपने आका पूंजीपतियों उनकी सेवा के लिए ही काम कर रही होती है। अब जैसे मैंने बताया कि 3 साल के लिए यूपी में जाकर के लेबर कोड को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहां यूपी के समय सपा बसपा तमाम जैसी जो पार्टियां थी, इन लोगों ने कहां सड़क पर उतर करके ये बात करने की कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो भयानक मजदूरों पर इतना बड़ा हमला है। मूल बात यह है कि ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो थैलीसाहों पूंजीपतियों को ही सर्व करने का काम करती हैं, उनके लिए नीतियां बनाने का काम करती हैं, मतलब उनकी मैनेजिंग कमेटी के बतौर काम कर रही होती हैं। यही कारण है कि श्रमिकों के अधिकार के मामले पर सबकी घिग्गी बंद होती है, सब चुप होते हैं, कभी कोई बात नहीं होती। मजदूरों के इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, उस पर इन्होंने कभी, जब तक वो मसला बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इतना बड़ा कि बाध्यताकारी हो इनके लिए कुछ बोलना, तो एक कॉमन चुप्पी मजदूरों के मसले पर इनकी रहती है। आनंद साथी, एक सवाल आया है, कैन यू एक्सप्लेन मिनिमम फ्लोर वेज इन डिटेल? ये मिनिमम फ्लोर वेज क्या है और ये कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में सवाल आया है कमेंट सेक्शन में, और इसमें क्या बदलाव आया है? हाँ, जो कहते कि मिनिमम फ्लोर वेज जो है वो, अब सरकार ने क्या बोला कि ये बॉटम लाइन है, एक बॉटम लाइन इस कोड के तहत दिया गया कि ये एक बॉटम लाइन है, इस बॉटम लाइन के नीचे आप मिनिमम वेज नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो बॉटम लाइन क्या है? वो बॉटम लाइन है 178 रुपया, 178 रुपीज पर डे, है ना।
इससे कम जो है आप मजदूरी नहीं दे सकते। जबकि कहने के लिए ही सही, हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली काम करते हुए कि बहुत कम श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी वास्तविक तौर पे मिलती है। ज्यादातर जगह पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उससे कम पर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी तब मिनिमम वेज की एक वैल्यू थी, उस वैल्यू पर करने के बाद आप लेबर कोर्ट जा सकते थे, मामला हो सकता था, होने के बाद उसमें कहने के लिए ही सही सजा के प्रावधान हो सकते थे, जो भी है। लेकिन अगर आपने बार इतना लो कर दिया है, सरकार कह रही है कि कोई भी जो राज्य रखेगा या कोई इंस्टीट्यूट रखता है, मिनिमम वेज जो रखता है, एक फ्लोर लेवल है 178 रुपए, उससे नीचे नहीं रह सकता। 178 रुपए जो ट्रांसलेट होता है एक महीने में जाकर के कुछ 4000 समथिंग के रुपए में। तो ये है मिनिमम लेवल न्यूनतम मजदूरी जो है। सरकार ने बार इतना नीचे कर दिया है कि अब इससे नीचे होकर के तुम दिखाओ। एक तरफ सरकार कह रही है ना कि मिनिमम वेज हम सबको देंगे, लेकिन मिनिमम वेज का बार ही इतना नीचे किया गया। दूसरा जो हम लोग बात करते हुए आए कि जो तय करने का जो पैमाना था, अब उस तय करने के मजदूरी कहां पर क्या अच्छा हम क्या चाहते हैं, यह भी दूसरा मसला है। अभी सरकार ने किया क्या है पहले वो समझते हैं, हम जो चाहते हैं वो तो हम लोग आगे बात करते हैं कि एक तो मिनिमम वेज को इतना नीचे कर दिया। मिनिमम वेज को तय करने का जो पैमाना पहले जो हम लोगों ने बात की कि उसके कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप हुआ करता था, या सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था उसके अनुरूप हुआ करता था, या 4 लोगों के परिवार के लिए रहने की महंगाई के अनुसार रहने की, खाने की, बच्चों के पढ़ने लिखने की, बुढ़ापे की, इन तमाम चीजों को पैमाना बना करके काम किया जाता था। अब उस पैमाने को हटा दिया है। इसको तय करने का जो पैमाना है वो एब्रप्ट है, वो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, विवेक पर डिपेंड करेगा, वो रीजनल इलाके पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से तय कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो निश्चित तौर पे बात करते हैं, हम लोग थोड़ी सरकार की मतलब खुद जो है इसी सरकार ने जो एक विशेषज्ञ समिति थी, उस विशेषज्ञ समिति ने जो सुझाया वो था 9750 रुपए से लेकर 11622 रुपए का रेंज दिया था न्यूनतम मासिक आमदनी के लिए। ये इस सरकार का 2017 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था वो 18,000 रुपये मासिक वेतन की बात कर रहा था। हम लोग कह रहे हैं कि आज की महंगाई के हिसाब से न्यूनतम वेतन कम से कम 30,000 रुपए हो। मतलब पहले दिन भी जो एक श्रमिक काम करने के लिए कहीं पर जा रहा होगा, मतलब अनस्किल्ड वर्कर करते हुए, उसको न्यूनतम वेतन 30,000 के लिहाज से तय हो। हम क्या हमारी मांग पत्र का हिस्सा अलग, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया कि सरकार ने दावा किया कि हर किसी को मिनिमम वेज देंगे। एक सरकार ने मिनिमम वेज का लेवल इतना नीचे कर दिया है कि उतना नीचे गिरने के लिए भी किसी को चाहिए कि भाई इतना महीने में 4,000 रुपया देकर के और दिन का 178 रुपये देकर के खटवाया जाए। एक कमेंट आया है सोनू सती से कि सर हमें पता है कि मेरा शोषण हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या अभी 12,000 रुपए दे रहे हैं, अगर 10,000 भी दें तो करना पड़ेगा। एक कमेंट आया है, सवाल इस तौर पर नहीं आया। नहीं, ऑब्वियस है, इस कमेंट के साथ ही बात हो, और यही है हद तक हम लोग देखते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आज जो है श्रमिकों को जिस तरीके से संगठित करने की जरूरत है, आज श्रमिकों का संगठन बहुत पिछड़ा है। मजदूरों के तरफ से जो कहते हैं कि जो ताकत खड़ी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से करना चाहिए था। अब दूसरा सवाल भी एक साथ ही का आया है, सीपीएम जैसे पार्टियों जो खुद को मजदूर मेहनत कशों की आवाज उठाने वाली पार्टी के नाम पे पेश करती हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं इस नई संहिताओं को, उनकी पोजीशन को कैसे समझे? हाँ, ये देखिए दोनों सवाल जुड़े हुए हैं। और तीसरी जो बात मैंने कही थी आखिर में, यह मजदूरों पर, मतलब आजाद भारत में अभी तक मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला है। इसकी गंभीरता भी अभी तक मजदूरों की आम आबादी तक लेकर के पहुंचने का काम, जो मजदूरों के बीच में जो ताकतें काम करती हैं, बहुत हम लोग काम कर रहे हैं, इसी गंभीरता को लेकर पहुंच रहे हैं। हजारों हजार लोगों तक रोज पर्चे पहुंचाने का काम, लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और तमाम जो काम कर रही हैं,
उन्होंने अभी सिर्फ एक दिन की हड़ताल को कॉल दिया है, 12 तारीख की हड़ताल का कॉल। हमारा स्टैंड है कि एक दिन की हड़ताल के से कुछ नहीं होगा। पिछले 30 सालों से एक दिवसीय या 2 दिवसीय हड़तालों को किया गया है, और एक दिवसीय हड़ताल होता है, एक दिन छुट्टी होती है, अगले संडे को जब मालिकान और तमाम लोग काम पे बुला लेते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन एक पिकनिक नुमा हड़ताल या टोकन हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। ये इतना बड़ा, इतना गंभीर मसला है, तो तमाम यूनियनें, सेंट्रल के ट्रेड यूनियन जिनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनको आगे से लीड करते हुए चाहिए कि इस पूरे एक दिन की हड़ताल को लंबे हड़ताल पे बदल दें, क्योंकि अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से यूनियनों के बार्गेनिंग पावर को डिसमेंटल किया गया, यूनियनों के बार्गेनिंग पावर पे हमला किया गया है, तो अब भी अगर खड़े नहीं होते हैं, अब भी अगर इस संघर्ष को लेकर आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो इसका असर जो है वो बहुत बुरा पड़ने वाला है। और एक सवाल है साथी, सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के न्यूनतम वेतन याचिका पर बोला है, उस पर क्या मानते हैं? उस पे जो नया कानून है उस पे भी थोड़ा विस्तार पे बात आ जाए तो। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के न्यूनतम वेतन याचिका पर बोला है, उस पर क्या मानते हैं? मतलब उस पे क्या पोजीशन है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब ऑब्वियस, मतलब कि अभी इसमें करते हुए इनको तो रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, वर्कर के तौर पे, मजदूर के तौर पे इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इनको वर्कर के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, इनको भी यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए। और अभी जो पूरा मामला आया है करते हुए, वो मजदूरों के पक्ष का मामला नहीं, ये ऐसे तमाम वर्कर जो हैं, अब जो नए लेबर कोड है, इस नए लेबर कोड के बाहर छूट जाते हैं। और पहले भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि इनको कर्मचारियों, इनको यूनियन बनाने का अधिकार दें, सरकार तमाम तरीके की जो सामाजिक सुरक्षा है वो इनके लिए भी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। साथी, और एक सवाल मेरे तरफ से है कि जैसे ये कानून किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको मतलब उसमें काम करने वाले जो मजदूर है, जो व्हाइट कॉलर वर्कर है, उनको भी किस तरीके से ये इन कानूनों से उन पे हमला होगा, उनके रोजगार पे या यूनियन बनाने के अधिकार पे, या तमाम अलग अलग तरीके के जो प्रोटेक्शन थे उस पे भी अगर बात आ जाए, या उस पे आपका क्या कहना है? कोई परिधि हो जाएगी तो सही रहेगा। हाँ, जो मतलब व्हाइट कॉलर वर्कर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं करते हुए, अब उन पर ये है कि अब मान लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी कर्मचारियों को हटाना, निकालना उस संस्थान के लिए पहले की तुलना में आसान है ना। हम लोग देख रहे थे कि बीएसएनएल से लंबे समय से छटनियां हो रही, छटनी होने के बाद लोग जाते थे कोर्ट में, ये जाके कहते थे भाई ये छटनी हुआ और हमको कोई कुछ नहीं मिला छटनी करना। तो तब तक ये स्कोप था कि वो कोर्ट में जा करके ये कर सकते थे। अब उनसे ये स्कोप भी छीना गया है। यूनियनें, उनकी बड़ी यूनियन कुछ बार्गेनिंग कर सकती थी, अब यूनियनों की बार्गेनिंग पावर पूरी तरीके से एकदम खोखली कर दी है। उनके बीच में कोई दूसरी अपनी जेबी यूनियन, बीएमएस जैसी यूनियन बना करके रख दी है, तो वो जो वही प्रबंधन और मैनेजमेंट की बात करता है। तो अब टेक्निकली पहले क्या था कि हर यूनियन को के साथ जो नियुक्ता है, जो प्रबंधन है, उसको टेबल पर बैठना होता था, हर यूनियन के चार्टर को अलग से एड्रेस करना पड़ता था। अब क्या है कि इन यूनियनों, अगर किसी यूनियन के पास 51% से अधिक की सदस्यता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुनी जाएगी। अगर कोई भी यूनियन ऐसी है जिसके पास 51% की सदस्यता नहीं है लेकिन 20% से अधिक की सदस्यता है, तो उनसे बनेगा काउंसिल। अब उस काउंसिल में से अलग अलग यूनियनों, वो एक साथ उनसे बात करेंगे। अब मान लीजिए उसमें कोई जेबी यूनियन है, 4 मांगे होती हैं, उसी बीच में वो तमाशा करते हैं। एक यूनियन एक मांग मांगती है, दूसरा कहते हैं नहीं ये काटो, इसके बदले ये रखो। तो जो बार्गेनिंग पावर है उनका वो गया, जो उनके रोजगार का सुरक्षा है वो गया।
तीसरा देखिए वर्कलोड कैसे बढ़ेगा। अब नई भर्तियां जो है वो नई भर्तियां करना बाध्यताकारी सरकार के लिए नहीं है, वो हायर और फायर की नीति पर करेंगी, जब करना चाहे नहीं करेंगे। तो जो पुराने स्टाफ थे उनके ऊपर वर्क लोड बढ़ेगा, वर्किंग आवर बढ़ेगा। तो इस तरीके से उन पर ठीक ठाक हमला है। बिल्कुल। और साथ ही इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो कैसे समझे कि मतलब ये सरकार ये कानून, एक तो हम लोग ने जाना कि जब से न्यू लिबरल नीतियां लागू की गई हैं तो सारी सरकारों ने इसको धीरे धीरे लागू किया है, पर अभी इतना इस हड़बड़ी में इस कानून को लेके आना और एकदम अड़े रहना इस कानून को लेके, तो दुनिया भर में जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा है, भारत में वैसे कहने को तो हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भी ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत, हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत सही है, पर असलियत क्या है उसमें, और ये इकोनॉमिक सिचुएशन से ये कैसे जुड़ के ये आता है, तो ये कानून आते हैं, तो उस पर एक बात रख सकते हैं तो सही है। हाँ, मतलब एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन से कैसे जुड़ते हुए आते हैं और ये अपने पे फर्म करते हुए हैं। देखिए, पहली बात की जो लागू इन्होंने किया है वैधानिक तौर पर, एक लंबे समय से श्रमिक आंदोलन, श्रमिक हड़ताल और श्रमिक अधिकारों पर इन प्रैक्टिस हमला करते रहे, उसको तोड़ते रहे। अब उसको लीगल फ्रेम में करने का, जो जो चीजें अधिकार छीने गए हैं, हकीकत में व्यवहार में उसको पहले से ही छीना गया है। कोई भी इंडस्ट्रियल इलाके को जाकर के देखेंगे तो आपको ये दिखता है। तो दूसरी तरफ क्या है, एक भयानक आर्थिक संकट का शिकार जो है दुनिया भर के तमाम देश हैं। हमारे देश में भी आर्थिक संकट का भयानक शिकार है। यही वजह है कि उनको चाहिए कि मजदूर बिना किसी चू चपड़ करते हुए, बिना किसी अधिकार को मांगे हुए 12-12 घंटे, 16-16 घंटे कोल्हू के बैल के तक खटता रहे। इस संकट से निकलने के लिए पूंजीपतियों को लगता है कि मजदूरों को जितना निचोड़ा जाएगा उतना उनके लिए, मतलब उनकी आवश्यकता है कि मजदूरों को निचोड़ करके वो इस संकट से निकलने की राह को तलाश रहे हैं, यही उनको रास्ता दिखता है। इसलिए इस तमाम संकट का जो सबसे बड़ा दबाव जिसको झेलने के लिए मिलेगा वो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। यही वजह है कि ये कहते हैं कि श्रम कानूनों को, संहिताओं को लागू किया गया है और अलग अलग जगहों पर जो है, तो हमने देखा राजस्थान में पहले प्रयोग किया, यूपी में पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया लेबर लॉज को, वहां पे प्रयोग किया। ये दो प्रयोगों करने के बाद अब इनको फुल फ्लेजेड ला करके वो कर रही हैं। एक बस कमेंट आया है, उसमें ये बात की गई है कि मतलब अगर हड़ताल पे जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा लेटर ही पहले दे दिया है। एक साथी ने कमेंट लिखा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब यही है कि हमको बड़े स्तर पर चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए ये करना पड़ेगा। और अभी देखिए, अगर मान लीजिए सारे के सारे लोग अगर हड़ताल पे जाएंगे और एक ही साथ, अभी ऐसी स्थिति, मूल बात ये है कि ना, कि मजदूरों की अभी ताकत जो है वो कमजोर है, हमें बिखराव है और संघर्ष जो है वो बिखराव की स्थिति में। लेकिन हाँ, जब सारे के सारे मजदूर एक साथ लयबद्ध करते हुए हड़ताल पे जाएंगे तो सबको अगर निकाल ही देगा, काम कौन करेगा? मालिक और प्रबंधन? निश्चित तौर पे नहीं, मजदूर ही काम करेंगे। तो आज हमको जरूरी है कि हम संगठित होकर ऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए एक लंबे संघर्ष, एक लंबी लड़ाई के लिए आगे बढ़े, और इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अगर और किसी साथी का कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, तो जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हो डायरेक्ट उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नौजवान भारत सभा के तहत हर अलग अलग विषय पे, चाहे वो जो क्लाइमेट प्रॉब्लम चल रहा है, प्रदूषण का मसला हो गया, या वोट चोरी हो गया, या लेबर कोड पे जैसे बात आई, इन सारे विषयों पे हम लोग लगातार ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो जिन साथियों ने अपना कांटेक्ट दिया, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग जोड़ देंगे।
और वहां पे हम लोग अपने बाकी स्टेटमेंट और बाकी गतिविधियों को के बारे में भी जानकारी डालते रहते हैं। तो अगर और सवाल किसी साथी के नहीं है तो आज के सेशन को हम लोग खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। साथी अनंत, आपको कोई आखिरी बात अगर कहनी है तो आप बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा रहा ये सेशन, हम लोगों को बात करने का मौका लगा, क्योंकि काफी इसको लेकर के एक विभ्रम का माहौल है, जो असलियत है वो ठीक ठाक लोगों से दूर है कि क्या असल में हुआ है। तो इसमें बढ़िया तक हम लोगों ने इस चर्चा का आयोजन किया। ठीक है साथियों, हम लोग आज का सेशन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि साथी अनंत ने कहा कि लेबर कोडों पे लगातार उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा। और आने वाले 12 तारीख को जो देश स्तर पे स्ट्राइक का कॉल दिया है, इसमें नौजवानों को भी अपने जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आ रही है, उसमें जितना भी झूठ फरेब सरकार द्वारा मीडिया के तहत अपने गोदी मीडिया के तहत भेजा जा रहा है, उसमें सही और गलत के बीच में अंतर करना वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए जितनी ज्यादा हो सके इसके बारे में पढ़ना, बात करना, अपने दोस्तों के बीच में भी इसके बारे में बातचीत करना, ये जरूरी टास्क बनता है हमारे लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।